अपमान। जब वे बैंकर के घर से निकल रहे थे, बोशा ने मोरसेफ को रोक लिया। सुनो, उसने चेतावनी दी। अभी मैंने, जब हम डांगलार के यहाँ थे, कहा था कि जिस व्यक्ति से तुम्हें स्पष्टीकरण मांगना चाहिए, वह मोंटे क्रिस्टो है। हाँ, और हम उसी से मिलने जा रहे हैं। एक क्षण, मोरसेफ। काउंट के यहाँ जाने से पहले सोचो। मुझे किस विषय में सोचना है? इस कदम की गंभीरता के विषय में। क्या यह डांगलार के यहाँ जाने से अधिक गंभीर है? हाँ, डांगलार धन का मनुष्य है, और जैसा तुम जानते हो, धन के मनुष्य को उस पूंजी का अत्यंत स्पष्ट बोध होता है जिसे वे जोखिम में डालते हैं। इसलिए वे सहजता से युद्ध नहीं करते। दूसरा, इसके विपरीत, कम से कम रूप से एक सज्जन है। क्या तुम्हें इस बात का भय नहीं कि उस सज्जन के भीतर तुम्हें एक भाड़े का योद्धा मिल जाए? मुझे केवल एक ही बात का भय है कि कहीं मुझे ऐसा मनुष्य न मिल जाए जो युद्ध न करे। भय मत करो, बोशान ने कहा। यह लड़ेगा। मुझे तो एक ही भय है कि यह बहुत अच्छा लड़ेगा। सावधान रहना। मित्र, मोरसैफ ने मंद मुस्कान से कहा, मैं तो यही चाहता हूं, और मेरे लिए सबसे उत्तम यही होगा कि मैं अपने पिता के लिए मारा जाऊं। इससे हम सबका उद्धार हो जाएगा। तुम्हारी माता शोक से मर जाएगी। हाँ, मेरी दुर्भाग्यपूर्ण माता, अल्बेर ने अपनी आंखों पर हाथ रखते हुए कहा। मैं जानता हूं, पर उसके लिए शोक से मरना लज्जा से मरने से अच्छा है। तो तुमने वास्तव में निश्चय कर लिया है, अल्बेर? हाँ। अच्छा, चलो। पर क्या तुम्हें लगता है कि हम उसे घर पर पाएंगे? वह मेरे कुछ घंटे बाद लौटने वाला था, और निश्चय ही लौट आया होगा। वे गाड़ी में बैठे और कोचवान को शांग एलिजे के एवेन्यू संख्या 30 चलने का आदेश दिया। बोशा अकेले भीतर जाना चाहता था, पर अल्बेर ने उसे बताया कि यह घटना इतनी असाधारण है कि सामान्य द्वंद्वाचार की औपचारिकताओं की उपेक्षा की जा सकती है। युवक इस मामले में इतनी पवित्र भावना से प्रेरित था कि बोशां उसके संकल्प के आगे झुकने के अतिरिक्त कुछ न कर सका। अतः उसने मोरसेफ का अनुसरण करना स्वीकार कर लिया। अल्बेर ने द्वारपाल की कुटिया से लेकर सीढ़ियों तक की दूरी एक ही उछाल में पार कर ली। बातिस्ता उसका स्वागत करने आया। काउंट वास्तव में लौट चुका था, पर वह स्नान में था, और उसने किसी को भी भीतर न आने देने का आदेश दिया था। और स्नान के बाद? मोरसेफ ने पूछा। वह भोजन करेंगे। और भोजन के बाद? वह 1 घंटे विश्राम करेंगे। और फिर वह ओपेरा जाएंगे। क्या तुम्हें इसका पूर्ण विश्वास है? अल्बेर ने पूछा। पूर्ण विश्वास। उन्होंने ठीक 8 बजे के लिए अपने घोड़े मंगवाए हैं। अच्छा, अल्बेर ने कहा। मुझे इतना ही जानना था। फिर बोशां की ओर मुड़कर उसने जोड़ा। यदि तुम्हें कोई कार्य हो, बोशां, तो अब भी कर लो। यदि इस संध्या का कोई नियोजन हो, तो उसे कल तक स्थगित कर दो। तुम जानते हो कि मैं चाहता हूं कि तुम ओपेरा में आओ। यदि संभव हो तो शातो रेनो को भी साथ लाना। बोशां ने प्राप्त अवकाश का लाभ उठाया और यह वचन देकर चला गया कि वह 7:45 अल्बेर को लेने आएगा। जैसे ही वह उससे मुक्त हुआ, अल्बेर ने फ्रांस, देब्रे और मोरेल को संदेश भेजा कि वे उसी संध्या ओपेरा में उससे मिलें। इसके बाद वह अपनी माता से मिलने गया, जिसने पिछले दिन की घटनाओं के बाद आगंतुकों के लिए अपना द्वार बंद कर लिया था और अपने कक्ष में ही थी। वह उसे शैया पर मिला, इस सार्वजनिक अपमान से अभिभूत। अल्बेर को देखते ही मेर्सेदेस पर वैसा ही प्रभाव पड़ा जैसा कल्पना किया जा सकता है। उसने अपने पुत्र का हाथ पकड़ लिया और आंसुओं में फूट पड़ी, पर उन आंसुओं ने उसे हल्का कर दिया। अल्बेर कुछ क्षण मौन खड़ा रहा। उसके पीले मुख और रेखांकित ललाट से स्पष्ट था कि उसके हृदय की प्रतिशोध पिपासा की तीक्ष्णता धीरे धीरे क्षीण हो रही है। माता, उसने पूछा,
क्या आप मोरसेर्फ के किसी शत्रु को जानती हैं? मेर्सेदेस कांप उठी। उसने ध्यान दिया कि युवक ने यह नहीं कहा, मेरे पिता के। मेरे प्रिय, उसने कहा, काउंट के पद के मनुष्यों के अनेक शत्रु होते हैं, जिनसे वे स्वयं भी परिचित नहीं होते। और वैसे भी जिन शत्रुओं को मनुष्य जानता है, वे प्रायः सबसे खतरनाक नहीं होते। हाँ, मैं जानता हूँ। इसलिए मैं आपकी समस्त सूझबूझ का सहारा ले रहा हूँ। माता, आप इतनी उच्च बुद्धि की स्त्री हैं कि आपसे कुछ भी छिपा नहीं रहता। तुम ऐसा क्यों कहते हो? क्योंकि आपने अवश्य ध्यान दिया होगा। उदाहरण के लिए, हमारे नृत्य समारोह की संध्या मोंटे क्रिस्टो ने हमारे घर में कोई जलपान स्वीकार नहीं किया था। मेर्सेदेस एक भुजा के सहारे उठ बैठी, ज्वर से कांपती हुई। मोंटे क्रिस्टो, वह चिल्लाई, तुम्हारे प्रश्न से उसका क्या संबंध? आप जानती हैं माता, मोंटे क्रिस्टो लगभग पूर्व का मनुष्य है, एक ओरिएंटल। अपनी प्रतिशोध स्वतंत्रता में बाधा न पड़े, इसलिए वह अपने शत्रु के घर कभी कुछ खाता पीता नहीं। तुम क्या कह रहे हो अल्बेर? मेर्सेदेस ने पूछा, उस चादर से भी अधिक श्वेत पड़ते हुए जो उसे ढंके थी। मोंटे क्रिस्टो, हमारा शत्रु? तुम्हें ऐसी बात किसने बताई? क्यों? तुम उन्मत्त हो अल्बेर। मोंटे क्रिस्टो ने हमारे प्रति केवल शिष्टाचार ही दिखाया है। उसने तुम्हारा जीवन बचाया और तुमने स्वयं उसका परिचय हमसे कराया। ओह मेरे पुत्र, यदि तुम्हारे मन में ऐसे विचार हैं तो उन्हें त्याग दो। और यदि मुझे तुमसे कुछ कहना है, उससे भी अधिक, यदि मुझे तुमसे कोई प्रार्थना करनी है, तो यह कि तुम उसके साथ सद्भाव बनाए रखो। माता, युवक ने कठोर दृष्टि से कहा, आपके पास अवश्य ही अपने कारण हैं, जो आप मुझे इस मनुष्य के साथ मैत्री बनाए रखने को कहती हैं। मैं! मेर्सेदेस चिल्लाई, उतनी ही तीव्रता से लज्जित होते हुए जितनी तीव्रता से वह पहले पीली पड़ी थी, और फिर लगभग तुरंत ही पहले से भी अधिक श्वेत हो गई। हाँ, निश्चय ही। और कारण यह अवश्य होगा कि वह केवल हमारा अहित ही कर सकता है। मेर्सेदेस कांप उठी और अपने पुत्र की ओर प्रश्नसूचक दृष्टि से देखते हुए बोली, तुम अजीब बातें कर रहे हो, और मुझे प्रतीत होता है कि तुम्हारे मन में कुछ विचित्र पूर्वग्रह हैं। काउंट ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? 3 दिन पहले तुम उसके साथ नॉर्मंडी में थे। 3 दिन पहले मैं उसे और तुम भी तुम्हारा सर्वश्रेष्ठ मित्र मानते थे। एक व्यंग्यात्मक मुस्कान अल्बेर के अधरों पर क्षण भर के लिए आई। मेर्सेदेस ने उसे देख लिया और पत्नी तथा माता की संयुक्त प्रवृत्तियों से उसने सब समझ लिया, पर दृढ़ और सावधान होकर उसने अपनी चिंता छिपा ली। अल्बेर मौन हो गया और कुछ क्षण बाद काउंटेस ने वार्ता पुनः आरंभ की। तुम मुझसे मेरा हाल पूछने आए थे, उसने कहा, और मैं तुम्हें स्पष्ट कहूंगी मेरे प्रिय कि मैं स्वस्थ नहीं हूं। तुम्हें यहीं रहना चाहिए अल्बेर, और मेरा साथ देना चाहिए। मुझे अकेला न रहने की आवश्यकता है। माता, युवक ने उत्तर दिया, मैं आपकी आज्ञा का पालन करता, और आप जानती हैं कितनी प्रसन्नता से, यदि अत्यावश्यक और महत्वपूर्ण कार्य मुझे आज की पूरी संध्या के लिए आपसे दूर रहने को बाध्य न कर रहा होता। अच्छा ऑल्बेर, उसने आह भरते हुए कहा, मैं तुम्हें पुत्र धर्म का दास बनाना नहीं चाहती। अल्बेर ने यह मानो सुना ही नहीं, अपनी माता को चूमा और चला गया। पर जैसे ही उसने द्वार बंद किया, मेर्सेदेस ने एक विश्वस्त सेवक को बुलाकर आदेश दिया कि वह जहां भी अल्बेर जाए, उसका पीछा करे और तुरंत लौटकर उसे सूचित करे। फिर उसने अपनी दासी को बुलाया और स्वयं को अपनी दुर्बलता के बावजूद इस प्रकार वस्त्र धारण करने को कहा कि किसी भी परिस्थिति के लिए तैयार रहे। उसने सेवक को जो कार्य दिया था, वह कठिन नहीं था। अल्बेर घर लौटा और वस्त्र धारण किए, ऐसे जो सुरुचिपूर्ण थे पर आडंबरपूर्ण नहीं। 7:45 बोशां आ गया। वह शातोरेनो से मिल चुका था, जिसने आश्वासन दिया था कि पर्दा उठने से पहले
वह दर्शक दीर्घा में होगा। दोनों अल्बेर की कूपे में बैठे और उसने अपने गंतव्य को छिपाने का कोई कारण न होने से ऊंचे स्वर में कहा, ओ पैरा। अपनी अधीरता में वह पर्दा उठने से पहले ही पहुंच गया। शातोरेनो अपनी सीट पर था और क्योंकि बोशा उसे सब बता चुका था, अल्बेर को कुछ समझाने की आवश्यकता न रही। अपने पिता के लिए प्रतिशोध लेने को उद्यत पुत्र का विचार इतना स्वाभाविक था कि शातोरेनो ने उसे रोकने का प्रयत्न भी नहीं किया, केवल यह दोहराया कि वह अल्बेर के लिए उपलब्ध है। देब्रे अभी नहीं पहुंचा था, पर अल्बेर जानता था कि वह प्रायः ओपेरा का कोई प्रदर्शन नहीं छोड़ता। अल्बेर रंगमंच में इधर उधर घूमता रहा, पर्दा उठने की प्रतीक्षा करता हुआ। वह आशा कर रहा था कि मोंटे क्रिस्टो से उसकी भेंट हो जाएगी, या तो गलियारे में या सीढ़ियों पर। घंटी बजी और वह अपनी सीट पर आकर शातोरेनो और बोशां के बीच बैठ गया, पर उसकी आंखें उस पार्श्व कक्ष पर टिकी रहीं जो प्रथम अंक भर हठपूर्वक बंद रहा। अंततः द्वितीय अंक के आरंभ में, जब अल्बेर 100वीं बार अपनी घड़ी देख रहा था, कक्ष का द्वार खुला और मोंटे क्रिस्टो काले वस्त्रों में भीतर आया और प्रेक्षागृह की ओर देखते हुए रेलिंग पर झुक गया। मुरेल उसके पीछे आया, अपनी बहन और बहनोई को खोजता हुआ। उसने उन्हें द्वितीय तल के एक कक्ष में देखा और संकेत किया। जब काउंट अपनी दृष्टि दर्शकों पर फिर रहा था, उसने एक पीला मुख और चमकती दृष्टि देखी जो उसका ध्यान आकर्षित करने को उत्सुक थी। उसने वास्तव में अल्बेर को पहचान लिया, पर उस उजड़े हुए चेहरे पर जो भाव उसने देखा, उसने उसे सावधान कर दिया कि वह यह संकेत न दे कि उसने उसे देख लिया है। बिना यह प्रकट किए कि वह क्या सोच रहा है, वह बैठ गया, अपना चश्मा निकाला और उसे दूसरी दिशा में मोड़ लिया। तथापि यद्यपि वह अल्बेर को न देखने का अभिनय कर रहा था, काउंट की दृष्टि उस पर से हटी नहीं, और जब द्वितीय अंक के अंत में पर्दा गिरा, उसकी गरुड़ दृष्टि उस युवक का अनुसरण करती रही जब वह अपने दोनों मित्रों के साथ दर्शक दीर्घा से बाहर गया। फिर उसने उसी सिर को अपनी कक्ष के सामने की बालकनी में प्रकट होते देखा। उसने आने वाले तूफान का अनुमान कर लिया, और जब उसने अपने कक्ष के द्वार में चाबी घूमने की ध्वनि सुनी, तब भी, जबकि वह उस क्षण मुरेल से अत्यंत प्रसन्न भाव से वार्ता कर रहा था, वह जानता था कि क्या होने वाला है और उसके लिए तैयार था। द्वार खुला, तभी मोंटे क्रिस्टो मुड़ा और उसने अल्बेर को देखा, श्वेत और कांपता हुआ। उसके पीछे बोशा और शातोरेनो थे। अरे, उसने कहा, उस सौम्य शिष्टता के साथ जो उसके अभिवादन को सामान्य सामाजिक औपचारिकता से भिन्न बनाती थी। यह रहा मेरा घुड़सवार, अपनी यात्रा के अंत में। शुभ संध्या, मोरसेर्फ। और वह मनुष्य जो स्वयं पर इतना पूर्ण नियंत्रण रखता था, अत्यंत आत्मीय भाव धारण किए हुए था। तभी मुरेल को उस पत्र का स्मरण हुआ जो विकाउंट ने उसे भेजा था, जिसमें बिना कोई स्पष्टीकरण दिए उसने उसे ओपेरा आने को कहा था, और उसे आभास हुआ कि कुछ भयानक घटित होने वाला है। हम यहाँ कपटपूर्ण शिष्टाचार या मित्रता के आडंबर का आदान प्रदान करने नहीं आए हैं, युवक ने कहा। हम आपसे स्पष्टीकरण मांगने आए हैं। काउंट, उसके दांतों के बीच से निकलने को अनिच्छुक, उसकी कांपती आवाज किसी प्रकार बाहर आई। स्पष्टीकरण ओपेरा में? काउंट ने अपनी शांत वाणी और पैनी दृष्टि से कहा, जो ऐसे व्यक्ति के अचूक चिन्ह हैं जिसे अपने ऊपर पूर्ण विश्वास हो। यद्यपि मैं पेरिस की रीति नीतियों से अपरिचित हूं, पर मैंने यह न सोचा था कि स्पष्टीकरण देने के लिए कोई यहां आएगा। पर जब कोई अपने को छिपा ले, अल्बेर ने प्रत्युत्तर दिया, जब उसे इस आधार पर नहीं पाया जा सके कि वह स्नान में है, भोजन पर है या शैया पर है, तब जहां वह मिल सके वहीं जाना पड़ता है। मुझे ढूंढना कठिन नहीं है, मोंटे क्रिस्टो ने कहा। कल ही, यदि मेरी स्मृति मुझे धोखा नहीं दे रही, आप मेरे घर पर ठहरे थे। कल, युवक ने कहा, जिसका सिर घूमने लगा था। मैं आपके घर इसलिए था क्योंकि मैं नहीं जानता था कि आप कौन हैं।
इन शब्दों के साथ अल्बेर ने अपना स्वर ऊंचा कर लिया ताकि पड़ोसी कक्षों में बैठे लोग और गलियारे से गुजरने वाले उसे सुन सकें। विवाद की ध्वनि सुनकर कक्षों में बैठे लोग मुड़ गए और गलियारे से जाने वाले बोशां और शातो रेनो के पीछे रुक गए। आप कहाँ से आए हैं? मोंटे क्रिस्टो ने कहा, बिना तनिक भी भाव प्रकट किए। आप अपनी सुध बुध में नहीं प्रतीत होते। मैं पर्याप्त समझ रखता हूं, अल्बेर ने क्रोध से कहा, कि आपकी कुटिलता को समझ सकूं और आपको यह समझा सकूं कि मैं उसका प्रतिशोध चाहता हूं। आप क्या कह रहे हैं? मैं उसका एक शब्द भी नहीं समझता, मोंटे क्रिस्टो ने उत्तर दिया। और यदि समझता भी, तो आप उसे अत्यधिक ऊंचे स्वर में कह रहे हैं। यहाँ मैं अपने घर में हूँ और यहाँ केवल मुझे ही अपना स्वर ऊंचा करने का अधिकार है। अतः कृपया बाहर जाइए। और उसने भव्य आदेशात्मक संकेत से द्वार की ओर संकेत किया। ओह, मैं आपको आपके घर से बाहर निकाल ही लूंगा, अल्बेर ने कहा, अपने हाथ में दस्ताना मरोड़ते हुए, जिस पर मोंटे क्रिस्टो की दृष्टि स्थिर थी। अच्छा, अच्छा, उसने शांत भाव से कहा, आप मुझसे विवाद चाहते हैं, यह मैं देख रहा हूं, पर मैं आपको एक सलाह देता हूं, विकाउंट, और इसे स्मरण रखिए। किसी को ललकारते समय छतों पर चढ़कर घोषणा करना अच्छी आदत नहीं है। सबके लिए ध्यान आकर्षित करना लाभदायक नहीं होता। मोरसेर्फ, इस नाम के उच्चारण पर दृश्य देख रहे लोगों के बीच विस्मय की एक फुसफुसाहट लहर की भांति दौड़ गई। पिछले दिन से मोरसेर्फ का नाम सबकी जिह्वा पर था। अल्बेर ने इस व्यंग्य का अर्थ सबसे पहले और सबसे तीव्रता से समझा और वह अपना दस्ताना काउंट के मुख पर फेंकने को हुआ, पर मोरेल ने उसकी कलाई पकड़ ली, जबकि बोशा और शातुरेनो ने, यह भय करते हुए कि घटना केवल चुनौती से आगे न बढ़ जाए, पीछे से उसे रोक लिया। मोंटे क्रिस्टो बिना उठे अपनी कुर्सी पीछे झुकाकर आगे बढ़ा और युवक के हाथ से वह भीगा मरोड़ा हुआ दस्ताना छीन लिया। मैं इसे आपकी चुनौती मानूंगा, उसने भयावह स्वर में कहा, और इसे एक गोली में लपेट कर लौटाऊंगा। अब यहां से जाइए, नहीं तो मैं अपने सेवकों को बुलाकर आपको बाहर निकलवाऊंगा। मदमत, आतंकित, विक्षिप्त सी दृष्टि से अल्बेर 2 कदम पीछे हट गया और मुरेल ने अवसर पाकर द्वार बंद कर दिया। मोंटे क्रिस्टो ने अपना लॉर्गनेट उठाया और मानो कुछ असामान्य न हुआ हो, पुनः रंगमंच की ओर देखने लगा। उस मनुष्य का हृदय कांस्य का और मुख संगमरमर का था। मुरेल झुककर फुसफुसाया, आपने उसके साथ क्या किया? मैंने कुछ नहीं, कम से कम व्यक्तिगत रूप से कुछ नहीं, काउंट ने उत्तर दिया। पर इस विचित्र घटना का कोई कारण तो अवश्य है। युवक काउंट द मोरसेर्फ के दुर्भाग्य से उन्मत्त है। क्या उसमें आपका कोई हाथ था? हायदे ने ही सदन में उसके पिता के विश्वासघात का उद्घाटन किया। सच, मुरेल ने कहा, मुझे बताया गया था, पर मैं विश्वास नहीं कर सका कि वह यूनानी दासी, जिसे मैंने इसी कक्ष में आपके साथ देखा था, अली पाशा की पुत्री है। यह पूर्णतः सत्य है। हे ईश्वर, अब मैं सब समझ गया। यह घटना पूर्व नियोजित थी। कैसे? हाँ, अल्बेर ने मुझे अब आज संध्या ओपेरा आने को लिखा था। वह चाहता था कि मैं आपके प्रति उसका अपमान देखूं। संभव है, मोंटे क्रिस्टो ने अपनी अविचल शांति से कहा, पर आप उसके साथ क्या करेंगे? किसके साथ? अल्बेर के साथ। अल्बेर के साथ? मोंटे क्रिस्टो ने उसी स्वर में कहा, मैं उसके साथ क्या करूंगा, मैक्सिमिलियन? उतनी ही निश्चितता से जितनी कि आप यहां हैं, और मैं आपका हाथ थामे हूं। मैं उसे कल प्रातः 10 बजे से पहले मार डालूंगा। यही मैं उसके साथ करूंगा। मोरेल ने दोनों हाथों से मोंटे क्रिस्टो का हाथ पकड़ लिया और उसकी शीतल, अचल दृढ़ता को अनुभव कर कांप उठा। ओह काउंट, उसने कहा, उसका पिता उससे अत्यंत प्रेम करता है। मुझसे यह मत कहो।
मोंटे क्रिस्टो ने पहली बार क्रोध का चिह्न प्रकट करते हुए कहा, मैं उसे कष्ट दूंगा। मोरेल ने विस्मय से उसका हाथ छोड़ दिया। काउंट! वह चिल्लाया। मेरे प्रिय मैक्सिमिलियन, काउंट ने उसे रोकते हुए कहा, सुनो, दुप्रे कितनी सुंदरता से वह पंक्ति गा रहा है। ओ माथिल्दे, इडोल द मोनाम। अब दुप्रे को नेपल्स में सबसे पहले मैंने पहचाना था और सबसे पहले मैंने ही उसकी प्रशंसा की थी। ब्रावो! ब्रावो! मुरेल समझ गया कि अब और कुछ कहना व्यर्थ है और वह प्रतीक्षा करने लगा। पर्दा, जो अल्बेर की घटना के अंत में उठा था, थोड़ी ही देर बाद गिर गया। द्वार पर दस्तक हुई। आइए, मोंटे क्रिस्टो ने कहा। उसकी वाणी में कोई भाव प्रकट नहीं हुआ। बोशाम भीतर आया। शुभ संध्या, बोशाम, मोंटे क्रिस्टो ने कहा, मानो उस संध्या पहली बार पत्रकार से भेंट हो रही हो। बैठिए। बोशान ने झुककर अभिवादन किया, भीतर आया और बैठ गया। कुछ समय पूर्व उसने कहा, जैसा आपने देखा होगा, मैं मोरसेर्फ के साथ था। इसका अर्थ संभवतः यह है, मोंटे क्रिस्टो हंसकर बोला, कि आप दोनों ने साथ भोजन किया था। मुझे यह देखकर प्रसन्नता है कि आप उनसे अधिक संयमित हैं, बोशां। मैं स्वीकार करता हूं कि अल्बेर से अपना संयम खोना अनुचित हुआ, बोशां ने कहा, और मैं अपनी ओर से आपसे क्षमा मांगने आया हूं। पर अब जबकि मेरी क्षमा याचना हो चुकी, और केवल मेरी, आप समझते हैं, काउंट, मैं यह भी कहने आया हूं कि मैं आपको इतना सम्माननीय मनुष्य मानता हूं कि आप जानिना के लोगों से अपने संबंधों के विषय में मुझे कुछ स्पष्टीकरण देने से इनकार नहीं करेंगे। और मैं उस यूनानी युवती के विषय में भी कुछ शब्द जोड़ूंगा। मोंटे क्रिस्टो ने अधरों और नेत्रों के संकेत से मौन का आदेश दिया। आहा! वह हंसकर बोला, मेरी सभी आशाएं व्यर्थ हो गईं। आपका क्या आशय है? बोशान ने पूछा। निस्संदेह आप मुझे एक विलक्षण व्यक्ति के रूप में प्रसिद्ध करने को उत्सुक थे। आपके अनुसार मैं कोई लारा, कोई मैनफ्रेड, कोई लॉर्ड रुथवेन हूं। फिर जब मुझे विलक्षण समझने का समय बीत गया, तो वह छवि बिगड़ गई और आप मुझे एक साधारण मनुष्य बनाना चाहते हैं। आप मुझे सामान्य और साधारण बनाना चाहते हैं। आप मुझसे स्पष्टीकरण तक मांगते हैं। आइए, बोशां, आप परिहास कर रहे हैं। फिर भी, बोशां ने गर्व से उत्तर दिया, कुछ अवसर ऐसे होते हैं जब ईमानदारी आदेश देती है। काउंट ऑनिफ मोंटे क्रिस्टो को आदेश देने वाला उस विचित्र पुरुष ने बीच में कहा, काउंट ऑफ मोंटे क्रिस्टो ही है। अतः इस सब का एक शब्द भी नहीं। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं। मैं वही करता हूं जो चाहता हूं, बोशां, और विश्वास कीजिए, वह सदैव उत्तम ही होता है। एक सम्माननीय व्यक्ति को ऐसे उत्तर से संतोष नहीं दिया जा सकता। युवक ने कहा, सम्मान की कुछ गारंटी चाहिए। मैं स्वयं एक जीवित गारंटी हूं, मोंटे क्रिस्टो ने अविचल भाव से कहा, पर उसकी आंखों में एक धमकी की चमक थी। हम दोनों की नसों में वह रक्त है जिसे हम बहाना चाहते हैं। यही हमारी पारस्परिक गारंटी है। यह उत्तर विकाउंट को लौटा दीजिए और उससे कहिए कि कल 10 बजे से पहले मैं उसके रक्त का रंग देख चुका होऊंगा। तो अब मेरे लिए केवल द्वंद्व की व्यवस्था करना शेष है। वह सब मेरे लिए पूर्णतः उदासीन है, काउंट ने कहा। इतनी छोटी बात के लिए प्रदर्शन में बाधा डालने की आवश्यकता नहीं थी। फ्रांस में तलवार या पिस्तौल से युद्ध होता है, उपनिवेशों में कार्बाइन से, अरब में खंजर से। अपने मुवक्किल से कहिए कि यद्यपि मैं अपमानित पक्ष हूं, अपनी विलक्षणता को अंत तक बनाए रखने के लिए मैं उसे शस्त्र चुनने का अधिकार दूंगा और बिना किसी विवाद के उसे स्वीकार करूंगा। कोई भी, आप समझते हैं, यहां तक कि चिट्ठी डालकर भी, यद्यपि वह सदा मूर्खता होती है। पर मेरे साथ बात भिन्न है। मुझे अपनी विजय का विश्वास है। विजय का विश्वास, बोशा ने आतंक से काउंट की ओर देखते हुए दोहराया। हाँ, निश्चय ही।
मोंटे क्रिस्टो ने कंधे उचकाते हुए कहा। अन्यथा मैं मोरसेफ से युद्ध ही क्यों करता? मैं उसे मारूंगा। मुझे यह करना ही है और ऐसा ही होगा। आज संध्या मेरे घर किसी को भेजकर शस्त्र और स्थान बता दीजिए। मुझे प्रतीक्षा करना पसंद नहीं। पिस्तौल। प्रातः 8 बजे बोआ देवासे में, बोशा ने कहा, कुछ विचलित होकर, ये और न समझते हुए कि वह एक उद्दंड डींखमार से बात कर रहा है या किसी अलौकिक सत्ता से। उत्तम, मोंटे क्रिस्टो ने कहा, और अब जब यह निश्चय हो गया तो मुझे प्रदर्शन देखने दीजिए और अपने मित्र अल्बेर से कहिए कि वह आज संध्या वापस ना आए। अपने असभ्य आक्रोश से वह स्वयं का ही अहित करेगा। उससे कहिए कि घर जाकर विश्राम करे। बोशा विस्मित होकर चला गया। और अब मोंटे क्रिस्टो ने मुरेल की ओर मुड़कर कहा, क्या मैं तुम पर निर्भर कर सकता हूं? निश्चय ही काउंट, मैं आपके लिए उपलब्ध हूं। तथापि क्या मेरे लिए वास्तविक कारण जानना आवश्यक है? क्या इसका अर्थ है कि तुम मुझे इनकार कर रहे हो? कदापि नहीं। कारण? मुरेल, काउंट ने कहा। युवक स्वयं अंधत्व में आगे बढ़ रहा है, बिना यह जाने कि वह क्या कर रहा है। वास्तविक कारण केवल मुझे और ईश्वर को झांत है। पर मैं तुम्हें अपने सम्मान की शपथ देकर कहता हूं कि ईश्वर, जो उसे जानता है, हमारे पक्ष में होगा। इतना पर्याप्त है काउंट, मुरेल ने कहा। आपका दूसरा सहायक कौन होगा? पेरिस में मैं तुम्हारे अतिरिक्त किसी को भी इस सम्मान के योग्य नहीं समझता, मुरेल। और तुम्हारे बहनोई इमैनुएल को। क्या तुम्हें लगता है कि वह मेरे लिए यह सेवा करेगा? मैं उसके विषय में उतना ही आश्वस्त हूं जितना अपने विषय में, काउंट। अच्छा, मुझे इतना ही चाहिए। तो कल प्रातः 7 बजे मेरे घर हम उपस्थित होंगे। शांत। पर्दा उठ रहा है। सुनो, मैं इस ओपेरा का एक भी स्वर नहीं छोड़ता। कितना अद्भुत संगीत है। विलियम टेल।